हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में मैं आपको फॉर्मूले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जितने भी फॉर्मूले यूज हुए हैं उन फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो फॉर्मूला जो होता है एक तरह से बैकबोन होता है प्रॉब्लम्स के। तो चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसके फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको अच्छे से पता है, क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ लिया है। तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले, छोटे छोटे फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज हुए हैं। तो उन सभी फॉर्मूले को एक जगह आप नोट कर लीजिए, और कभी भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़िए तो उन फॉर्मूलों को एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं इसमें। और फॉर्मूले तभी याद होते हैं जब उसको आप रिवाइज करके उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सारे फॉर्मूले जो भी यूज हुए हैं इस चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर में, तो उन सभी फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। उन फॉर्मूलों को आपको भी एक जगह अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है, जो कि आप लोगों ने 9th क्लास से 9th 10th में ही जानते हो, किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, तो उसका फॉर्मूला क्या था, 2n²। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, इक्वल टू क्या था, 2n², वेयर n क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ऑर्बिट आपको पता हो गया है कि इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला यही है। सेकेंड फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सब सेल्स क्या होते हैं, SPDF, ये होते हैं सब सेल इन सेल, किसी भी सेल में। और सेल क्या होते हैं, KLMN, ये सब क्या होते हैं, सेल होते हैं। और SPDF क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। तो किसी भी सेल में या ऑर्बिट में आपको नंबर ऑफ सब सेल बताना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट के इक्वल ही होता है। जैसे आपको बोला जाए कि बताइए 4th ऑर्बिट में, या बोला जाए n सेल में कितने सब सेल होंगे, तो 4th ऑर्बिट बोल रहा है नंबर ऑफ सब सेल कितने होंगे, 4 होंगे। 3rd ऑर्बिट बोला जाए कितने नंबर ऑफ सब सेल होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड फॉर्मूला है। तो थर्ड फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल। ठीक है, सेल या ऑर्बिट आपको पूछे कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो, तो उसका फॉर्मूला क्या है, n है। वेयर n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। ठीक है, जहां पर भी n आया वो क्या है, ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट आपको 0 होता नहीं, माइनस में होता नहीं है, तो पॉजिटिव 1 2 3 4 5। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल। यहाँ पर क्या है, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेल में पूछे तो n² है, और अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल सबसेल में निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2l+1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। वेयर l क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और आपको अच्छे से पता है कि s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए l की वैल्यू कितना, 2, एंड f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। ये आपको अच्छे से पता है, क्वांटम नंबर में हम लोग ने पढ़ रखा है। फिफ्थ जो फॉर्मूला है, फिफ्थ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये फिफ्थ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। या फिर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वांटम नंबर वैल्यू n की वैल्यू सपोज यहाँ पर 2 दे दिया है, l की वैल्यू यहाँ पर 1 दे दिया, और m की वैल्यू मान लीजिए सपोज 0 दे दिया है, और पूछे बताइए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर n+l से पहले आप सबसेल बना लोगे, 2p बना लोगे। अब यहाँ पे p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, बट m की वैल्यू सिर्फ 1 दिया है, मतलब p में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। और
m की वैल्यू 1 दिया है, मतलब किसी एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2, तो आंसर कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। या डायरेक्ट पूछा था ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 2 होंगे। ठीक है। 6 जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, किसी भी सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल सबसेल में कैसे निकाल रहे थे 2 और ब्रैकेट में n+1, इसी टोटल में क्या कर दो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना 2 और यहाँ से 2l+1। ठीक है। ये जो मैंने नीट के क्वेश्चन कुछ कराए थे क्वांटम नंबर बेस पे, डायरेक्ट फॉर्मूला आया हुआ था, तो ये एक फॉर्मूले की तरह पर देखिए, ये एक तरह से क्वेश्चन ही है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4l+2। ठीक है। तो या तो ये ऑप्शन में दिया होगा या तो ये दिया होगा, किसी भी सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का। ठीक है। 7th जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या था, √l+1 और h अपॉन क्या था 2 और h/2 को हम h क्रॉस भी बोल रहे थे, तो उसको भी लिख लेते हैं l+1, ये रूट में हो गया और यहाँ से h क्रॉस, और आपको अच्छे से पता है h क्रॉस क्या होता है, h/2 को ही h क्रॉस देते हैं। तो इस पे भी 4-5 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर नीट में आए हुए हैं, जेई में भी आए हुए हैं, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। जैसे पूछ ले कि बताइए 2p के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी, तो सीधा सा यहाँ पर p से मतलब l की वैल्यू 1 होगी, 1 के यहाँ पर रख देंगे, या तो ऑप्शन इस फॉर्मेट में देगा या तो h क्रॉस के टर्म में देगा, यही दो उसके पास ऑप्शन होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, ये 7th हो जाएगा। नेक्स्ट जो 8 नंबर का फॉर्मूला है वो क्या है, वैल्यू ऑफ एल निकालने का। वैल्यू ऑफ एल कैसे निकाल रहे थे, 0 से लेके कहाँ तक n-1 तक था। ये मैंने क्वांटम नंबर में वैल्यू ऑफ एल कैसे निकाल रहे थे वो हमने आपको बताया था। इसी तरह से अगर वैल्यू ऑफ एम निकालना हो तो क्या था, माइनस एल से लेके कहाँ तक 0 प्लस एल तक, 0 भी इंक्लूड होगा, तो ये एम की वैल्यू हम निकालने का कॉन्सेप्ट फॉर्मूला ही बोल सकते हैं, फॉर्मूला। तो जितना एल की वैल्यू होगा माइनस एल से लेके प्लस एल तक 0 इंक्लूड होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि एल की वैल्यू सपोज 1 है, तो एम की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से क्या होगा -1, 0 और +1, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 वैल्यू हो जाएगी, -l से प्लस एल इंक्लूडिंग 0। ये टोटल 9 फॉर्मूले हुए। अभी फॉर्मूले खत्म नहीं हुए, क्योंकि अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लिया तो बहुत सारे फॉर्मूले, तभी तो बोर मॉडल पढ़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर्मूला है, ठीक है, डी ब्रॉगली साहब का फॉर्मूला है। उसके बाद हम लोग ने रेडिएशन के छोटे मोटे कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है। तो ये टोटल 9 फॉर्मूले हो गए। तो 10th जो फॉर्मूला है कि जिस तरह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं उसी तरह से हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो जहां पर L था वहां पर स्पिन क्वांटम नंबर ले लेते हैं। ठीक है। तो ये जो हो गया h/2, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला या तो इस तरह से होगा, या तो यहाँ से s+1 और यहाँ से क्या हो जाएगा h क्रॉस हो जाएगा। तो ये हो गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने। इसका बहुत कम यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का ही पूछता है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आते हैं, बट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके। एस क्या है यहाँ पर, स्पिन क्वांटम नंबर है। तो 10 फॉर्मूले हम लोग ने देख लिए। 11th नंबर क्या है, नोट्स निकालने के लिए। अगर आपको नंबर ऑफ नोट्स निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या था, n-1 था। ठीक है। और अगर 12 नंबर क्या है, नंबर ऑफ स्फेरिकल एंड रेडियल, नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड निकालना, उसका फॉर्मूला क्या था, n-l-1, वेयर n क्या है, ऑर्बिट है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल सकते हो, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। 13 फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ
अगर प्लेनर नोड निकालना हो, प्लेनर नोड निकालना, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या था, एल के बराबर होता है, ठीक है। 14 नंबर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड फॉर्मूले कुछ देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जितने भी फॉर्मूले आए थे उन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। एक फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन का इक्वल टू क्या था, एच न्यू था, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने एक फॉर्मूला क्या, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा पढ़ा था, ठीक है। ये रेडिएशन के से रिलेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। और हम लोग ने वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या देखा था, 1/इनवर्स ऑफ वेवलेंथ था, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो हम यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड थे, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ टर्म है, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम में कितना, 10⁻⁻10 मीटर, 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर, इसी तरह से 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर, इसी तरह से 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर, 1 फेम्टोमीटर में 10⁻⁻15 मीटर। ये कुछ छोटे मोटे कन्वर्जन में यूज आते हैं, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो ये हो गया 14 नंबर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ओके। तो चलिए 15 नंबर हम लोग पढ़ते हैं, डी ब्रॉगली इक्वेशन। क्या था, डी ब्रॉगली इक्वेशन, जिन्होंने ये बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास डुअल नेचर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी होता है। तो इनका जो फॉर्मूला था क्या था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन टी, वेयर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, या फिर मोमेंटम को हम क्या, एच अपॉन एम वी, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी भी होता है। ये डी ब्रॉगली साहब का इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर में आए थे, ठीक है। 16 नंबर में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इनका क्या था, डेल्टा एच इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन आई, ठीक है। ये इनका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच इंटू मास इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मेरा डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और एच अपॉन 2 पाई पता ही है। यहाँ पर डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल। ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल दोनों पे अप्लाई होता है, बट ये दिखता है किसमें है, माइक्रोस्कोपिक में, ठीक। 70 नंबर में हम लोग देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था कि इंसिडेंट लाइट जब मेटल पे स्ट्राइक होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, इजेक्शन हो रहा था, ठीक है। इंसिडेंट सनलाइट के कारण हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सनलाइट के कारण करंट का फ्लो हो रहा था सर्किट में मेटल से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था कि ई इक्वल टू क्या था, एच न्यू प्लस यहाँ से काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ई क्या था, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट लाइट, ये क्या था, वर्क फंक्शन, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते थे। तो इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एच माइनस एच न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से हम एच यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहाँ से न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ये भी हम कर सकते हैं, या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी के प्लेस में वर्क फंक्शन भी लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट एक फॉर्मूला और बन जा रहा है, एच न्यू इक्वल टू क्या, वर्क फंक्शन प्लस यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फॉर्मूले, ओके। तो चलिए इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें फॉर्मूले बहुत सारे आए थे उसकी बात कर लेते हैं, बोर एटॉमिक मॉडल। इसमें एनर्जी से रिलेटेड कई सारे डिफरेंट यूनिट में फॉर्मूले थे। रेडियस का फॉर्मूला था, वेलोसिटी का फॉर्मूला था, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी में आपस में रिलेशन था। तो इनकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एनर्जी की बात कर लेते हैं, इसको मैं ए डाल देता हूँ। इसमें सबसे पहले एनर्जी में कौन कौन से फॉर्मूले थे। तो सबसे पहला आपको, सबसे बड़ी बात आपको जनरल फॉर्मूला याद रखना होगा nth ऑर्बिट के लिए।
ठीक है, nth ऑर्बिट के लिए। तो फॉर्मूला क्या था जनरल, ई एन इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m e के पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। तो ये एनर्जी का जनरल फॉर्मूला था। इस ये डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ सकते थे। यहाँ से एक चीज ये मिला, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। कभी कभी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा, बाकी सब तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर एनर्जी का जो सेकेंड फॉर्मूला आएगा, एनर्जी में डिफरेंट यूनिट में, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फॉर्मूला है एनर्जी का। ठीक है, इसके बाद हम लोग जूल में, जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, -2.18 इंटू 10 के पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया एनर्जी का। अगर मान लीजिए डिफरेंट ऑर्बिट्स हों, तो जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये मान लीजिए सपोज E1 है और ये क्या है E2 है। तो डिफरेंट ऑर्बिट में अगर एनर्जी डिफरेंस निकालना हो तो डेल्टा E का फॉर्मूला क्या, -2.18 इंटू 10 के पावर -18 और यहाँ से 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस एन फाइनल का स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर। ये किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद, ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या, उसी को बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। आर की वैल्यू वो क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑप्शन दिया या जूल में दिया हुआ है, या फिर इसी को किलो जूल में हम लिखे हैं तो कितना -1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये किस में आ जाएगा, किलो जूल पर एटम हो जाएगा, किलो जूल पर एटम में आ जाएगा। तो ये हो गया किलो जूल में हो गया। ठीक है, तो एनर्जी के इतने सारे फॉर्मूले हैं, इन सभी फॉर्मूलों को आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो वो मॉडल पे आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं। जो अगर न्यूमेरिकल है उस पर तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। तो आपको फॉर्मूले, डेरिवेशन नहीं याद है कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको एनर्जी पता है, यहाँ से फ्रिक्वेंसी का भी एक फॉर्मूला था। फ्रिक्वेंसी निकालने क्या था, 3.29 इंटू 10 के पावर कितना 15 और n1 का स्क्वायर या इनिशियल बोल सकते हो माइनस n फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या था, हर्ट्ज में था, डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिट में फ्रिक्वेंसी निकालने का ये फॉर्मूला था। तो वेव नंबर निकालने का भी एक फॉर्मूला था, कितना आया था 1.09677 इंटू 10 के पावर 7 इंटू जेड स्क्वायर और यहाँ पर 1 अपॉन एन इनिशियल के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल के स्क्वायर, ये पर मीटर में आ जाएगा। ये वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला है। वेवलेंथ निकालना हो तो 1 में इतने का डिवाइड कर दो तो आपका वो वेवलेंथ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ये सब रिलेशन अच्छे से पता है, इक्वल टू एच न्यू सी इक्वल टू न्यू लैम्डा और वेव नंबर इक्वल टू 1/वेवलेंथ, इनसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, वेव नंबर निकाल लिया, वेवलेंथ निकालना है तो 1/बाई कर दीजिए, आपका वेवलेंथ आ जाएगा। क्लियर है, ये हो गया एनर्जी से रिलेटेड फॉर्मूले, फ्रिक्वेंसी एंड वेव नंबर। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट में। इसी तरह से जिस तरह से एनर्जी का जनरल फॉर्मूला था, रेडियस का भी जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, रेडियस का जनरल जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला रेडियस निकालने का क्या था, n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड पाई m e स्क्वायर। ठीक है, ये रेडियस निकालने का जनरल फॉर्मूला था। ओके, अब अगर हम किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकालना हो तो फॉर्मूला क्या था, 0.52 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, ये किसमें था, एंगस्ट्रॉम में वैल्यू था। ठीक है, रेडियस निकालने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। आप किसी भी ऑर्बिट का न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस होगा, एंगस्ट्रॉम में। इस तरह से अगर इसको पिकोमीटर करना तो 52.9 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर n, ये हो जाएगा पिकोमीटर में। क्लियर है, तो एक एंगस्ट्रॉम में एक पिकोमीटर में, तो आप दोनों याद करने की जरूरत नहीं, कोई भी एक याद कर लीजिए और ऑप्शन के अकॉर्डिंग एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर में दिया होगा उस तरह से कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ पर जो रेडियस का रिलेशन आ रहा है वो n स्क्वायर अपॉन क्या है, जेड है।
क्लियर है? तो ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी रेशियो पूछ लेता है, ऑर्बिट का रेशियो क्या होगा। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम के लिए, फोर्थ ऑर्बिट हीलियम प्लस के लिए रेडियस क्या होगा। तो उस तरह का आपको रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया रेडियस का। इसी तरह से 19 में फॉर्मूले हम लोग ले लेते हैं बोर वेलोसिटी। बोर वेलोसिटी, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा उसका भी फॉर्मूला है। तो Vn इक्वल टू 2.18 इंटू 10 के पावर 6 इंटू जेड बाई एन। ठीक है, यहाँ पर जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। एन क्या है, यहाँ पर ऑर्बिट है। ठीक है, तो किसी ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी आ जाएगा। किसी भी इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिट में कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व करा, तो ये उसका जनरल फॉर्मूला है। 20 नंबर फॉर्मूला क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन उन्होंने दिया था, आपको मैंने बताया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में श्रोडिंगर साहब ने एक इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन दिया था, तो जिससे क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट आया था। तो ये J स्क्वायर अपॉन ds स्क्वायर प्लस ये त्रिशूल जैसा जो होता है इसको क्या बोलते हैं, जाई, और प्लस यहाँ पर कितना डी जैसा होता है सिंबल, जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच, और यहाँ से ई माइनस बी इक्वल टू क्या था, 0 था। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था, इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन, जहाँ पर ये जो थ्री थे यहीं से 3 वेरिएबल थे, यहीं से क्वांटम नंबर एन एल एन तीनों का कॉन्सेप्ट आया था, 3 डायरेक्शन में डिनोट कर रहे थे। और यहाँ पे एम क्या है, मास, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ई क्या है टोटल एनर्जी, वी क्या है पोटेंशियल एनर्जी। तो उन्होंने इस श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन दिया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। के बाद 21 क्या आया था, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या था, एन एच अपॉन 2 पाई था। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको क्या फॉर्मूला था, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई था। ये आपको बोर के कॉन्सेप्ट में आई थिंक तीसरा या चौथा पॉइंट था। एम वी आर एंगुलर मोमेंटम था, एन क्या ऑर्बिट है, एच प्लस कांस्टेंट 2 क्या है। ये किसी भी ऑर्बिट में निकालना हो, जैसे मान लीजिए आपको बोलना हो सेकेंड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो एन की वैल्यू क्या रख दो, 2 रख दो। तो यहाँ से 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई कैंसिल आउट, यहाँ से कितना आ जाएगा, एच अपॉन पाई आ जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। तो 22 जो फॉर्मूला था, 22 नंबर का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम nth सेल टू ग्राउंड स्टेट। इसका फॉर्मूला क्या था, n माइनस 1 अपॉन 2 था। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन बोल दे फिफ्थ ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में जा रहा है तो एन की वैल्यू क्या ले लोगे, 5 ले लोगे, सॉल्व कर दे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन आ जाएगा। एक कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे बोल दे कि फिफ्थ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कहाँ, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो बताइए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन कितना होगा। तो एन की वैल्यू क्या लोगे, 5 लोगे, इसमें रख दो 5 माइनस 1 अपॉन 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, अब 23 जो फॉर्मूला है, अब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से जंप करके अनदर ऑर्बिट में जा रहा है, तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n2 टू n1 ऑर्बिट। ठीक है, n2 से n1 ऑर्बिट में जा रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन निकालिएगा आप। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, n2 माइनस n1, और यहाँ से n2 माइनस n1 प्लस 1, और डिवाइड बाई क्या था, 2 था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन
डिफरेंट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो वहां से आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट कर। फॉर एग्जांपल इसमें भी क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए बोला जाए इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से कहाँ पर आ रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, तो बताइए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा। तो हायर वैल्यू को हमेशा n2 लो, n1 कितना हो जाएगा 2 आएगा। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन निकालोगे 5 - 2 और 5 - 2 + 1, इसी को सॉल्व कर दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ से कितना हुआ 3 × यहाँ से कितना आ जाएगा 4 / 2, यहाँ से कैंसिल आउट, कितना आंसर आ जाएगा 6। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा 6 होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप इनको याद रखिए, ठीक है, किस तरह से निकालते हैं। तो 24 नंबर पे हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़े थे, उसमें आपको याद होगा कि अगर p सबसेल के लिए m की वैल्यू क्या हो रही थी, -1, 0 और 1 हो रहा था। यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि p में pz की वैल्यू कितनी होती है 0 और px py की वैल्यू क्या ±1 होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना। इसी तरह से 25 में d के लिए m की वैल्यू कितनी होगी -2, -1, 0, 1, 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो dz² की वैल्यू थी 0 थी, ठीक है। इसके अलावा dxy और dx² y² की वैल्यू क्या थी ±2 थी और dyz और dzx की वैल्यू ±1 थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। ये सब फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होगा तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप 100% सॉल्व कर लोगे। इनमें से बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेट में आपसे पूछ लेते हैं, वो आपको तब पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको इन सारे फॉर्मूले को स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कहीं एक जगह नोट कर लीजिए। तो आपको जब भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना हो, रिवीजन करना हो, सबसे पहले आप इन फॉर्मूले पे फोकस करिए और ये फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले अगर आपको याद ही नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। बिना फॉर्मूले का आप मैथ सॉल्व ही नहीं कर सकते। आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक लगाना है तो वहाँ पे फॉर्मूले के बिना कुछ होगा ही नहीं। इसी तरह से केमिस्ट्री में जहाँ पर भी, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री में या फिर कहीं भी इनऑर्गेनिक में अगर फॉर्मूले आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको फिजिकल केमिस्ट्री तो फॉर्मूले जो होते हैं वो बैकबोन होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तो फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं, तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो आई थिंक आपको ये फॉर्मूले सबको एक जगह नोट कर लेना चाहिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। जब भी आपको कोई भी एग्जाम है, रिवीजन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आप सबसे पहले जितने भी फॉर्मूले वाले चैप्टर है उन फॉर्मूलों को चैप्टर के लास्ट पे नोट कर लिया करिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।